environment of class 12th. So what do you mean by business environment? What is environment? Environment means the surrounding in which we live. In the same way, business environment also includes those forces we can say demand and supply. Other forces are also there. Individuals means people. For example, customers, investors, suppliers. So ये सब बिजनेस इन्वायरमेंट बनाते हैं. इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, जिससे एक बिजनेस क्या लेता है, लोन लेता है. देयर कैन बी अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो हु हैव द एबिलिटी. इन सबके पास ये पावर है. दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो ये इन्फ्लुएंस मीन्स असर डालना, प्रभाव डालना. सो ये ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे प्रभाव डाल सकते हैं. जो कि प्रभाव कैसा हो सकता है, कभी कभी ये अच्छा भी हो सकता है और कभी कभी ये बिजनेस के लिए वर्स भी हो सकता है. सो दिस इज बिजनेस environment. So what does business environment consist of? It consists customers which are males, females, children, old age people, government of our country, politics means the party which is ruling, technology means the latest machines and equipments, raw material which the business uses to produce the final goods, natural resources such as coal, petroleum or other iron, metals or non-metals, whichever the business is using. Competition from other industries means the other firms. So this all consists of our business environment. So you can see this picture here. We should always have a scan on our business environment to identify the threats and opportunities. Students, opportunities are those external factors जो हमें आगे लेके जाती हैं, and threats are those external factors, वो forces and threats जो हमें पीछे करेंगे, हम अपने कॉम्पिटिटर से पीछे लेकर जाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करेंगे. और अपॉर्चुनिटीज अगर हमने ग्रैब कर ली टाइमली तो वो हमारी परफॉर्मेंस को क्या करेंगी, अप कर देंगी. These increase our performance and threats in the same way reduce our performance. Now what are the characteristics of business environment? Totality of external forces. business environment external forces को मिला के ही बना है, जो हमने यहाँ पे स्टडी भी किए थे. कस्टमर, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल एटसेट्रा. So business environment is equal to sum total of all forces external to the business. Government plus customers plus investors plus suppliers and other factors. Now specific and general forces. Yes, business environment is equal to specific force plus general forces. Some forces are specific and some are general. Specific means those influence the बिजनेस इन्वायरमेंट इमीडिएटली एंड डायरेक्टली. स्पेसिफिक फोर्सेस में स्टूडेंट्स क्या आएंगे, सप्लायर्स जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं या हमारे आगे जो फाइनल गुड्स होते हैं वो आगे कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं. इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एटसेट्रा हु इन्फ्लुएंस द बिजनेस फर्म डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग. ये जो फोर्सेज हैं ये तुरंत बिजनेस इन्वायरमेंट पे असर डालेंगे. एंड व्हाट आर जनरल फोर्सेस? दीज आर सोशल, कि मीन सोसाइटी में कैसी पोजीशन है, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी रूल कर रही है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है कंट्री का, लीगली क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या टेक्नोलॉजी कौन सी है. सो ये सब कंडीशंस बिजनेस फर्म पे इनडायरेक्टली असर डालती है. सो बिजनेस इन्वायरमेंट. थर्ड इज बिजनेस इन्वायरमेंट इंटररिलेटेडनेस मीन्स जितने भी फोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, customers, suppliers, legal environment, political environment, these all are closely interrelated. Interrelated means किसी एक में भी अगर बदलाव होता है तो दूसरे फैक्टर पे भी इफेक्ट पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर सोशल इन्वायरमेंट में कुछ
चेंजेस आते हैं तो उसका असर पॉलिटिकल, लीगल या लीगल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो इन सब पे भी पड़ेगा. सो दे आर इंटर रिलेटेड. द फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस, अगर लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाए सो इन सब चीज़ों की भी डिमांड बढ़ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, योगा क्लासेस, योगा इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स की, जिम की, डाइट फूड की, मिनरल वाटर की. सो किसी एक चीज़ में भी चेंज आने से जो बाकी फैक्टर्स उससे रिलेटेड होते हैं उनकी भी जो डिमांड है, जो सेल्स है, वो अप हो जाती है. और इन द सेम वे वाइस वर्सा, अगर लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, जंक फूड की तरफ जाता है तो जंक फूड की जो डिमांड है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और इन सब की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. सो डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड. फोर्थ इज बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक. यस, आपने अभी देखा ही कि किसी एक इन्वायरमेंट, किसी एक चेंज होने से काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं. सो डायनेमिक मीन्स जो हमेशा चेंज होता रहे. बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, हमेशा ये चेंजिंग मोड में ही रहता है. समटाइम्स टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, समटाइम्स कंज्यूमर्स के फैशन टेस्ट बदलते रहते हैं, न्यू कंपटीशन मार्केट में आता रहता है, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप होते रहते हैं. सो जो हम पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करना छोड़ देते हैं और नए कॉम्पिटिटर्स की तरफ, नए प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. सो कभी कभी एक स्मॉल चेंज कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑन अवर बिजनेस फर्म. कभी कभी एक स्मॉल चेंज एक बड़ा इफेक्ट डाल सकता है. एंड इवन अ बिग चेंज कैन पुट ओनली अ स्मॉल इम्पैक्ट ऑन अवर बिजनेस. सो ये हमें हमेशा अपना इन्वायरमेंट एक स्कैन करके चलना चाहिए ताकि हम अनसर्टेनिटी से बच पाए. फिफ्थ इज अनसर्टेनिटी. यस, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इन्वायरमेंट चेंजेस. हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. प्रिडिक्ट मीन्स हम ये नहीं पता लगा सकते कि आगे क्या सिचुएशन रहेगी बिजनेस में. और अगर हमें कोई सिचुएशन पता भी लगती है कि गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ बना दिया है, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ बनाया है या कोई न्यू फर्म्स की एंट्री हुई है मार्केट में, तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका बिजनेस इन्वायरमेंट पे या हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका इफेक्ट बुरा पड़ेगा या अच्छा पड़ेगा. सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी अनसर्टेन. तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम इसे स्कैन करते रहना चाहिए और अपने कॉम्पिटिटर्स का, मार्केट का ध्यान रखना चाहिए. कॉम्प्लेक्सिटी, अब इतने सारे फीचर्स पढ़ के हमें ये मालूम हो ही गया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे हम पार्ट्स में तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं बट एज अ होल इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. क्योंकि किसी एक चेंज से बिजनेस इन्वायरमेंट के काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है. क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं. सो किसी एक चेंज से बिजनेस इन्वायरमेंट के काफ़ी सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं. रिलेटिविलिटी, यस, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट whose impact differ from country to country and region to region, और वी कैन से सिटी टू सिटी. एक सिटी का दूसरी सिटी से जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगा. एक कंट्री का दूसरी कंट्री से जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल, इंडिया में लोगों के विचार, टेस्ट, फूड हैबिट्स, पहनने खाने का तरीका, त्योहार, रीति रिवाज, वो सब अलग होंगे अमेरिका से और वीकेल से चाइना से. सो हम बिजनेस इन्वायरमेंट को रिलेटिव मीन्स एक कंपेयर करके भी स्टडी कर सकते हैं. दो कंट्रीज़ के बीच में या दो रीजन के या दो सिटी के बीच में इसे कंपेयर किया जा सकता है. इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. सो अब हमें बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली क्यों स्टडी करते रहना चाहिए और इसके बारे में हमें क्यों पूरी जानकारी होनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स अपने कॉम्पिटिटर से पहले स्टेप लेना. एंड वट आर अपॉर्चुनिटीज़ वो फोर्सेज होते हैं जो हमें आगे लेके जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाइंग एडवांटेजियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग देयर बेनिफिट्स प्रायर टू द कॉम्पिटिटर्स. सो हमें समय के साथ साथ अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए ऑफ ऑल एज ग्रुप्स एंड ऑल इनकम ग्रुप्स कस्टमर्स, ताकि उन्हें जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है तो वो सबसे पहले हमारी कंपनी इन्वेंट करके दिखाए और हम अपने कस्टमर्स की जो सारी नीड्स हैं वो
फुलफिल कर सके। सो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे लोगों की जो डिमांड है वो भी चेंज होती है, तो हमें उस पर एक पूरा फोकस, पूरा एक स्कैन करना चाहिए कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से पहले ही वो स्टेप ले सके, वो न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट करके दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जैसे टीवी था, एलसीडी, देन एलईडीज आई, स्पीकर्स, एंड्रॉयड फोन्स, फेसबुक, व्हाट्सअप, सिनेमा हॉल, पार्क्स, रोबोट्स, जो जितने भी ये इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, ये सब इसी का एग्जाम्पल है फर्स्ट मूवर एडवांटेज का। हमने ये कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखते ही ये चीज़ें इन्वेंट हुई हैं और आगे इनके और भी वर्जन्स हमें दिखाई देंगे। नाउ सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स मीन्स चेतावनियाँ। सो हमें अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ चेतावनियों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि कोई भी हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमें या हमारी परफॉर्मेंस को पीछे या डिक्रीज ना कर दे हमारी परफॉर्मेंस को। सो बिजनेस इन्वायरमेंट ऑल्सो हेल्प अ फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी न्यू फर्म की एंट्री हो रही है सेम मार्केट में, तो हमें अच्छे से कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्टेड रख सके और न्यू न्यू प्रोडक्ट्स हम इन्वेंट करें, न्यू पॉलिसीज लेकर आए। सो थ्रेट्स वो एक्सटर्नल ट्रेंड्स होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस में रुकावट बनते हैं, लेकिन सुटेबल मेजर से हम ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। उनसे होने वाला, थ्रेट से होने वाला जो नुकसान है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन कंपनी से हमें खतरा हो सकता है अगर वो इंडियन मार्केट में आए, या फिर जो आज के जो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स हैं वो हमें पता है कि कल को वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब यूज़ करेंगे। सो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम होना शुरू होगा, तो हमें जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी हमारे, अगर हमें पता है ये प्रोडक्ट बंद होने वाला है या इसकी आगे डिमांड नहीं रहेगी, तो हमें न्यू न्यू इन्वेंशंस लेके आने पड़ेंगे अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि हम मार्केट में बने रहे। थर्ड इज हेल्पफुल इन टैपिंग और असेंबलिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग मीन्स टू फाइंड आउट रिसोर्सेज को टाइमली ढूंढना और असेंबल करना। असेंबल मीन्स जोड़ना। तो बिजनेस को काफ़ी सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, कैश, लेबर, स्पेस, रियल इस्टेट्स, प्रोसेस, मशीनरीज, एनर्जी, मटेरियल। तो ये सब कहाँ से इनका इंतजाम करना है, इन्हें कहाँ से असेंबल करना है, फाइंड आउट करना है, एंड प्रॉपर कॉस्ट पे भी, इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। सो ये सब हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को स्केल करके ही पता लगता है, अगर हम अपना इन्वायरमेंट जो है वो अच्छे से स्टडी करें कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कहाँ से अरेंज करते हैं रॉ मटेरियल। सो इन सब बातों का हमें पता होना चाहिए। बिजनेस इन्वायरमेंट मेड अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है हमें काफ़ी सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। In order to know the availability of the resources and making them available all time, knowledge of business environment is necessary. So resources को arrange करने के लिए in a cost effective manner, timely और within the cost, इसके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज होना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोर्थ इज कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। सो यस, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है हमें चेंजेस से कोप करने में भी मदद करता है। कोपिंग मतलब उबारना चेंजेस से। अगर इन्वायरमेंट द इन्वायरमेंट दैट कंटिन्यूसली स्टडी और स्केल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड अडॉप्ट सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अगर हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने स्केल किया है या कुछ चीज़ें हमने ऐसे देखी है कि मार्केट में चेंजेस आने वाले हैं, तो हमें एक सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, प्लानिंग या पॉलिसीज तैयार करनी चाहिए विच नॉट ओनली इम्प्रूव देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस, जो हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस तो सुधारे ही, बट ऑल्सो कंटिन्यू टू सक्सीड इन द मार्केट इन द लॉन्ग रन। अगर हम अच्छे सुटेबल मेजर्स अप्लाई करेंगे थ्रेट्स के आने से पहले ही, तो हम मार्केट में लंबे समय तक बने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाउ इन टूडेज लाइफ देयर आर मोर डिमांडिंग customers, there is a rapid change in technology, new firms entering into the market. So ये सब जो चेंजेस हैं इन पे हमें नज़र रखनी चाहिए, और इनसे हमें बचने के लिए या इनका लॉस मिनिमाइज करने के लिए हमें सुटेबल्स जो मेजर है वो अप्लाई करते रहना चाहिए, ताकि जो मार्केट में हमारी जो इमेज है, गुडविल है, बनी रहे, सर्वाइवल होता रहे हमारा। नाउ फिफ्थ इज असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। असिस्टेंस मीन्स हेल्प प्रोवाइड करता है बिजनेस इन्वायरमेंट हमें प्लानिंग करने में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। बिना बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी किए बिना प्लानिंग करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज हम प्लानिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना ही, उसके बारे में जानकारी होना ही एक बेस होता है हमारी प्लानिंग का, कि आगे हमें अब क्या करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल,
ताकि हम जो सुटेबल नीडेड चेंजेस हैं अपने प्लानिंग में चेंजेस भी करते रहें, पॉलिसीज में चेंजेस करते रहें, एंड हेल्थ कैन हेल्प अवर बिजनेस टू कंटिन्यू विद न्यू पावरफुल एंड कॉम्पिटिटिव प्लान्स। 6, इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। यस, अगर हम करेक्टली बिजनेस इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते रहेंगे, स्कैन करते रहेंगे, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती रहेगी, क्योंकि हम अपनी प्लानिंग में नीडेड चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टाइमली। Now comes the topic components of business environment. So there are 5 components of business environment: economic environment, technological environment, political environment, social environment, and legal environment. So business environment consists of these 5 journal forces. These comes under journal forces. So let us discuss what comes under economic environment. So what comes under economic environment? Economic environment इन्फ्लुएंस करता है, किस पे प्रभाव डालता है? द बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स। जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे कंज्यूमर्स हैं कंट्री के, उनकी बाइंग हैबिट्स कैसी है, मीन्स कितना वो स्पेंड करते हैं, एंड बिजनेसेस ऑफ द होल कंट्री, एंड देयर फॉर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के क्या फैक्टर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, जीडीपी ऑफ द कंट्री, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, एंड डिफ्लेशन उसका अपोजिट। बैंक रेट क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट मीन्स द रेट जिससे कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो आरबीआई से लोन लेते हैं। द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई। सो हमें बस ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर आते हैं। जीएसटी हो गया, टैक्सेशन सिस्टम, डीमोनेटाइजेशन, मनी सप्लाई, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा है यहाँ पे लोगों का, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स कितने हो रहे हैं, इंटरनेशनल डेट कितना है हमारे पे, उसकी इंटरेस्ट, एंड द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो ये सब हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंडर आता है, और इन सारे फैक्टर्स में चेंज होने से हमारे बिजनेस के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ता है। सो देश में कितनी महंगाई है, बैंक्स का कितना रेट है लोन देने का, जीडीपी कितनी है, मीन्स ओवरऑल जीडीपी मीन्स हम इसे कह सकते हैं ओवरऑल हमारी कंट्री की क्या परफॉर्मेंस है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में, कि कितना लोग सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कितना हो रहा है, इंपोर्ट्स कितना है, या बाहर हमारा डेट कितना है, और ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कितनी डेवलप है। सो ये सब चीज़ें हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे प्रभाव डालती है। नाउ सेकेंड इज सोशल इन्वायरमेंट। सो सोशल इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू अवर सोसाइटी। सोशल इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स स्पेसिफिक टू द इमीडिएट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से रिलेटेड कंपोनेंट्स आएंगे इसमें, विद इन विच बिजनेस ऑपरेट्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो लोग हैं हमारे इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में क्या ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, लोगों के क्या बिलीव्स हैं, विचार हैं, किन चीज़ों को वैल्यूज़ दी जाती है, त्यौहार, लाइफ स्टाइल कैसा है लोगों का, एजुकेशन लेवल, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड, गर्ल्स एजुकेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, एंड सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस इन रिटर्न, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कितने लोग एग्रीकल्चर में हैं, कितने इंडस्ट्री में है, या कितने टर्शरी सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है, एंड कंपोजिशन ऑफ फैमिली मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या फिर वी कैन से मेल, फीमेल, ओल्ड एज पीपल। सो क्या कंपोजिशन है एक फैमिली का, जॉब्स किनके किनके लिए रिजर्व है, एससी एंड एसटी पीपल के लिए एंड वुमेन के लिए, हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड हमारी कंट्री में कैसा है, कितना लोग जीते हैं, एंड डेथ रेट कितना है, गर्ल्स एजुकेशन पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। So technological environment. Technological environment is related to the technology, the latest technology which we are using in the market or our industries. So it provides, इसकी नॉलेज क्यों होना जरूरी है, ये हमें ये प्रोवाइड करता है न्यू एंड एडवांस वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का स्कैन करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, तो हमें न्यू न्यू वेज मिलेंगे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड न्यू मेथड्स और टेक्निक्स और ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। हम अपने बिजनेस को कैसे अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। सो ये हमें किस में मदद करेगा कि हम अपना जो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से फेस कर सकते हैं, और अपनी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। सो बट कम्स अंडर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हियर कम्स
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पहले ट्रेडिशनल वॉचेस यूज़ करते थे, लेकिन आजकल डिजिटल वॉचेस है, टीवी की जगह एलईडीज है, एलपीजी गैस है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन शॉपिंग है। आज घर बैठे बैठे आप अपने फ़ोन से ही ऑर्डर कर सकते हो। कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स, ऑनलाइन टिकट बुकिंग्स, हम घर बैठे बैठे जो ट्रेन की टिकट्स हैं या प्लेन की टिकट्स हैं वो बुक कर लेते हैं। आजकल सेल परचेज काफ़ी इजी हो गया है बिकॉज कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सो घर बैठे उन्हें सिर्फ एक बटन से ऑर्डर करना है और डिलीवरी मिल जाती है 2-3 डेज में। इन द सेम में पेमेंट करना ही उतना ईजी हो गया है। सो ये सब हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंडर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स हो गए या न्यू न्यू मशीनरी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करना। फोर्थ इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की हमें नॉलेज क्यों होनी चाहिए? इट इंक्लूड्स ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट के रूल्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट ने क्या क्या रेगुलेशंस लगा रखी है, मीन्स कंट्रोल लगा रखा है, लॉज है, नियम कानून गवर्नमेंट के। सो डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहता है हमारे बिजनेस के प्रति। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स जो रूलिंग पार्टी है वो हमारे बिजनेस को किस तरह से देखती है। इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का, या गवर्नमेंट कितना इंटरवेंशन कर रही है हमारे बिजनेस में, कितना इंटरवेंशन मीन से कितना दखल दे रही है। फॉरेन पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की? फॉर एग्जांपल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि सारी कंट्रीज के साथ पीस बनाए रखना और सिक्योरिटी रखना कंट्री में। लेबर लॉज क्या है यहाँ पे? टैक्स लॉज क्या है? करेंसी रेगुलेशंस या इन्फ्लेशन कंट्रोल। सो ये सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंडर आते हैं। जो भी रूलिंग पार्टी है उन्होंने क्या क्या नए नियम कानून रूल्स बनाए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या मानना है। सो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, अगर जो हमारी सरकार है वो स्टेबल रहती है, तो उससे बिजनेस कम्युनिटी को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस मीन्स कि अगर सरकार अच्छी है, बनी हुई है, तो बिजनेस इन्वेस्ट करने में डरता नहीं है, मोर एंड मोर इन्वेस्ट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। एंड वाइल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, इनस्टेबिलिटी रहती है, फॉर एग्जांपल जो सरकार है वो बार बार बदल रही है, एंड बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से अनसर्टिनिटी बिजनेस इन्वायरमेंट को फेस करनी पड़ती है। उस केस में जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो इन्वेस्ट कम करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। सो द businessman must scan the environment carefully so that necessary changes can be made in the organization as per the requirements. So political environment का जो इफेक्ट है वो अपने बिजनेस पे कम करने के लिए बिजनेस को एक अच्छे से डीप स्टडी करना चाहिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को। जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस या टैक्स लॉज बनाए हैं बिजनेस के लिए, उसे अच्छे से मानना चाहिए। लीगल इन्वायरमेंट, नाउ व्हाट कम्स अंडर लीगल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस? सो लीगल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ all the laws and regulations passed by the government, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं, लीडर्स हैं, जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं, डिसीजंस हैं वेरियस कमीशंस के, बैंक्स के, या जितनी भी एजेंसीज हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड है हमारी। सो बिजनेस मैन, तो जो ये जितने भी लॉज बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, वो किस में आ जाती है? लीगल इन्वायरमेंट में। गवर्नमेंट जितने भी लॉज रेगुलेशंस बनाएगी, सो बिजनेसमैन हैड टू एक्ट, बिजनेसमैन को उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, अकॉर्डिंग टू वेरियस लेजिस्लेशन, सो डेट देयर नॉलेज इज़ वेरी नेसेसरी। इसीलिए सारे लॉज पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें इंडस्ट्री एक्ट आ जाएगा, फेरा, फेमा, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, एक्सेट्रा। लीगल पॉलिसीज ऑफ लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल पैकेट्स ऑफ सिगरेट, जो सिगरेट का पैकेट होता है उस पर एक वार्निंग दी होती है, स्टेटूटरी वार्निंग दी होती है कि इसे खाने से कैंसर हो सकता है। या फिर एडवर्टाइजमेंट, जो अल्कोहल प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोहिबिटेड है, इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते। और भी काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करने होते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के क्या एग्जाम्पल है? जैसे एक स्वच्छ भारत अभियान हो गया बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से, या स्किल डेवलपमेंट हो गया, मेक इन इंडिया, या स्किल डेवलप, अपनी स्किल बढ़ाओ, एक्सपोर्ट्स कम करो। सो ये सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंडर आता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो क्या चाहती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। और लीगल इन्वायरमेंट में क्या आ गया? जितने भी नियम और कानून है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
इंडस्ट्री से रिलेटेड, किस किस इंडस्ट्रीज को लाइसेंस प्रोवाइड करना है या किस किस इंडस्ट्री को सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस लाना अपनी इकोनॉमी में। द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर अ सीरीज ऑफ चेंजेस लाए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे टू द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारी कंट्री जिस पॉलिसी पे चल रही थी उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे, इंक्लूडिंग डी रेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड दीज रिफॉर्म्स वर इंटेंडेड, ये किस लिए लाए गए थे, इनके इनके पीछे का क्या था कि टू डू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, की इकोनॉमी को ये स्टेबलाइज कर सके, एक स्टेबिलिटी आए, स्थिरता आए, एंड रीस्टोर इट्स हेल्थ, और इकोनॉमी को हेल्दी बनाया जा सके। As a part of economic reforms, the government of India announces new industrial policy in 1991. So 1991 में एक new industrial policy लाई गई थी, whose main features are as follows. So first point was only 6 industries were kept under licensing scheme. 6 industries को लाइसेंसिंग के अंडर रखा गया था कि बिना लाइसेंस के ही अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड टबैको, एक्सप्लोजिव्स, जैसे कोई गन पाउडर फॉर एग्जांपल, या जो बम वगैरह बनाते हैं, हजार्डस केमिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ एरोस्पेस एंड डिफेंस आइटम्स, एंड ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। सो सेकेंड इज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज। सो पब्लिक सेक्टर का रोल खाली 4 इंडस्ट्रीज में ही रह गया था, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है एटॉमिक एनर्जी, देन आर्म्स एंड एम्यूनिशन, रेलवेज, एंड फोर्थ इज एयर ट्रांसपोर्ट। सो इन सब में पब्लिक सेक्टर का रोल रह गया था। थर्ड इज डिस इन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिस इन्वेस्टमेंट की गई थी। डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स उनके जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर दिए गए थे, वहाँ से गवर्नमेंट ने पैसा खींच लिया था। फोर्थ इज फॉरेन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज लिबरलाइज्ड मीन्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया गया था, एंड इन मैनी सेक्टर 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज allowed. Fifth is automatic permission was given for signing technology agreement with foreign companies. न्यू इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक परमिशन दे रखी थी कि अगर आप किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को भारत में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको परमिशन है इस चीज़ की, फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर। सिक्स्थ इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, एक सेटअप किया गया था कि स्पेशल बोर्ड FIBP, ताकि जो जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे प्रमोट किया जाए एंड ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। So these were the features of the industrial policy economic reforms 1991. These industries were kept under licensing scheme. The role of public sector was limited only to these 4 industries. Disinvestment was also introduced that time. Foreign capital was introduced. Permission to technological projects and FIBP was set up to attract foreign investors. So what are the main objective of the liberalization, privatization and ग्लोबलाइजेशन? सो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? अंडर लिबरलाइजेशन काफ़ी सारे जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फिनिश किया गया था और फ्रीडम दी गई थी इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस। जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं उन्हें ये फ्रीडम दी गई थी कि वो लार्ज स्केल पे काम कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे, स्मॉल स्केल पे। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो छोटी छोटी रेस्ट्रिक्शंस थी स्टेट टू स्टेट या सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री गुड्स के मूवमेंट पे, वो सब रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स को कम किया गया ताकि जो बिजनेस है वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस फिक्स करने के लिए उन्होंने फ्रीडम दी कि आप अपना प्राइस सेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स, काफ़ी सारे जो प्रोसीजर्स थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के वो सिंप्लीफाई किए गए ताकि जो बिजनेस ओनर्स हैं उन्हें समझ पाए और अच्छे से एक प्रोसेस उन्हें कर पाए। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया गया। सो दीज वर द पॉलिसीज अंडर लिबरलाइजेशन। नाउ व्हाट वाज इंट्रोड्यूस अंडर प्राइवेटाइजेशन? In privatization, greater role was given to private sector industries in the nation building process. Most of the important industries were handed over to the private sector. Means जो जितने भी शेयर्स थे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में वो सोल्ड किए गए प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, और पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो रिड्यूस किया गया। ओनली कुछ एरियाज रिजर्व किए गए पब्लिक सेक्टर के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस हो गया या एयर एयर एयरप्लेन्स वगैरह हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट इन मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे काफ़ी पैसा खींच लिया गया, शेयर्स खींच लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। मीन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर।
नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इट मीन्स इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जब सारी इकोनॉमीज एक हो जाती है, इंटीग्रेशन मीन्स एक होना, दैट इज ग्लोबल इकोनॉमी। एज अ एक ग्लोबल विलेज देखना पूरे वर्ल्ड को। दीज मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को लिबरलाइज कर दिया गया था, ओपन कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे, विच इंक्लूड्स इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया था थ्रू रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर्स, टैक्स और टैरिफ स्ट्रक्चर, टैक्सेस को काफ़ी रिड्यूस किया गया था ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें प्रमोट कर पाए। फॉरेन एक्सचेंज लिबरलाइजेशन, और फॉरेन एक्सचेंज जो है उसे भी लिबरलाइज किया गया था। इंक्रीज्ड इंट्रैक्शन अमंग ग्लोबल इकोनॉमीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, उनमें इंट्रैक्शन इंक्रीज की हुई थी। इंट्रैक्शन मीन्स एक कनेक्शन, कम्युनिकेशन इंक्रीज किया गया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। सो दूसरी कंट्रीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, तो ये सब जो प्रोसीजर्स थे इन्हें आसान कर किया गया था, टैक्सेस कम किए गए थे, एंड फॉरेन एक्सचेंज लिबरलाइज किया गया था, और सारी इकोनॉमीज में कम्युनिकेशन बनाया गया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री? सो ये सब पॉलिसीज का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा था हमारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे? इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, सो कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया था क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में आ रहे थे, तो जो छोटे छोटे स्मॉल फर्म्स थे उनके लिए मुश्किल था फॉरेन इन्वेस्टर्स को फेस करना, बिकॉज वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे, उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो अच्छे थे, जो मैन पावर थी वो उनके पास अच्छी थी। सो जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स थे वो डिफिकल्टी फेस करते थे। डी लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स इन इंडियन मार्केट हैज इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन द इंडियन फर्म्स, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब कस्टमर्स को जैसे जैसे न्यू प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, इम्पोर्ट्स हो रहे थे, तो फॉरेन प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, तो जो कस्टमर्स हैं वो मोर डिमांडिंग हो गए थे। दे वर मोर अवेयर एंड दे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट। कस्टमर्स काफ़ी इंफॉर्मेशन रखते थे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आने से। नाउ मार्केट आर कस्टमर और बायर ओरिएंटेड। अब आज का जो मार्केट है वो बायर ओरिएंटेड है, कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, रेट प्राइस सेट करना होता है। नाउ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड कीपिंग इन माइंड द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स। थर्ड इज रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट डे बाई डे जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, रोज नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही है, तो काफ़ी सारे फॉर्म्स के लिए डिफिकल्ट भी हो जाता है इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना। टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट से हमारी क्वालिटी तो इंक्रीज होती ही है और हमारी कॉस्ट भी डिक्रीज होती है, बिकॉज उसमें मैन पावर फिर कम लगानी पड़ती है, नंबर ऑफ लेबर्स रिड्यूस हो जाती है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज चेंज्ड और इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैक्सिमम प्रोडक्शन इज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं हम अगर न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें और मिनिमम कॉस्ट के साथ। बट इट लीड्स टू टफ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द स्मॉल फर्म्स, लेकिन स्मॉल फर्म्स को इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए। Now necessity for change. So after new industrial policy, the market forces are changing at a very fast rate. So जो market forces है वो काफ़ी fast rate पे change हो रहे थे because import export introduce हुआ था, काफ़ी सारी industries डी लाइसेंस हुई थी, काफ़ी सारे foreign investors इंडिया में आए थे, तो डिमांड और सप्लाई इंस्टेंट चेंज हो रही थी। So changes in various components of business environment has made it necessary for the business firm to modify their policies and operations from time to time. So ये बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए नेसेसरी हो गया कि पॉलिसीज और प्लानिंग फ्रेम करते रहे ये लोग चैलेंजेस को बीट करने के लिए। नाउ फिफ्थ इज लीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से ट्रेनिंग देना, अच्छा जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें रिक्रूट करना, उन्हें स्किल सिखाना और उन्हें डेवलप करना। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। So the changing marketing conditions of today require people with higher competence and greater commitment. So जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसे एम्प्लॉयज़ रखने लग गए जो काफ़ी योग्य थे, कंपिटेंट थे और जिनके अंदर काम करने का एक जज्बा था। Hence the need for डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स अराइज, और ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग पे ज़्यादा खर्चा करने लग गए, ज़्यादा खर्चा करते हैं आजकल, विच वुड इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, अपने एम्प्लॉयज़ की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ताकि वो ऑन टाइम करेक्ट वर्क करके दिखाए। नाउ मार्केट ओरिएंटेशन, फिफ्थ इज मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन मीन्स अर्लियर सेलिंग कंसेप्ट वाज फेमस इन द मार्केट।
selling concept was famous in the market. Now in place of selling concept we see market orientation. Its place is taken by the marketing concept. Today firms produce those goods and services which are required by the customers. Goods वो produce नहीं होते हैं जो business बना रहा है, goods वो produce होते हैं जो customers को needed है. Sixth is reduction in budgetary support to public sector. So पब्लिक सेक्टर में जितना भी गवर्नमेंट बजट इंट्रोड्यूस करी थी या पैसा लगा रही थी उसे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया था. द बजटरी सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर इज गोइंग ऑन रिड्यूसिंग. वो रिड्यूस होता जा रहा था एंड थस द पब्लिक सेक्टर हैव टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय यूटिलाइजिंग देयर ओन रिसोर्सेज एफिशिएंटली. तो जो पब्लिक सेक्टर था वो अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से एफिशिएंटली से इस्तेमाल करने लग गया था और काफ़ी कुछ सीख रहा था मार्केट पे बने रहने के लिए.